हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर 3 लॉजिक फैमिलीज एंड आईसी स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम डिजिटल आईसी क्या होती है उससे स्टार्ट करेंगे। अ चिप इज अ स्मॉल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो एक स्मॉल चिप होती है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई होती है। Using advanced photography, miniature circuits can be produced on the surface of the chip. और ये जो चिप है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, उस पे हम छोटे छोटे सर्किट्स बिल्डअप करते हैं यूजिंग एडवांस टेक्निक्स। जो ग्रीन कलर की वगैरह चिप होती है आप सभी ने देखी होंगी, उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे सर्किट बने हुए होते हैं, उसी को ही डिजिटल आईसी कहा जाता है। The finished network is so small that you need a microscope to see the connection. और अब ये डिजिटल आईसी जब पूरी बिल्डअप हो जाती है तो ये एक माइक्रो स्ट्रक्चर है, एक मिनिएचर स्ट्रक्चर है। तो उसे अगर आपको अच्छे से देखना है, उसके कनेक्शंस देखने हैं, तो आपको उसे मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। द कंपोनेंट्स रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चिप। और ये जो चिप है उस पे जो भी सर्किट्स हमने बनाए हैं तो उसमें हम रेजिस्टर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं। ये एक बहुत अहम भाग है इस चिप का। इसे इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है और इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहा जाता है। और ये एक एडवांस टेक्निक है जो बड़े बड़े सर्किट्स है उसे हम इस छोटे से जगह में बिल्डअप कर सकते हैं यूजिंग एडवांस डिजिटल सर्किट्स। सो इसीलिए इसे डिजिटल आईसी भी कहा जाता है। Level of integration. Digital ICs can be classified according to the number of gates on the chip. This is referred as level of integration. अब ये जो डिजिटल ICs है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ गेट्स हम यूज कर रहे हैं हर एक चिप पे सर्किट बिल्डअप करने के लिए, उसके ऊपर उसकी लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ठहराई जाती है। तो यहाँ पे हम कुछ लेवल ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, जैसे कि अगर लेस देन 12 नंबर ऑफ गेट्स हो तो उसे बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। 12 टू 99 हो तो उसे बोलते हैं मीडियम स्केल। 100 से लेके 999 तक है तो उसे बोलते हैं लार्ज स्केल। 1000 से लेके 9999 हो तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 10,000 और उसके आगे अगर गेट्स हमने यूज किए हैं तो उसे बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI। तो इस तरह से जितने नंबर ऑफ गेट्स हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सर्किट का इंटीग्रेशन बड़ा है, छोटा है, उसे हम क्या नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज। तो सेमीकंडक्टर डिजिटल आईसीज के मेन 2 टाइप्स होते हैं, यूनिपोलर एंड बाइपोलर। यूनिपोलर के टाइप्स है PMOS, NMOS और CMOS, जो कि मॉसफेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और बाइपोलर के मेन 2 टाइप्स है, सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के फिर से सब टाइप्स आते हैं, RTL, DTL, TTL, IIL जिसको I2L भी कहा जाता है, HTL, DCTL। और नॉन सैचुरेटेड के टाइप्स है ECL एंड शॉर्ट की TTL। इसका फुल फॉर्म क्या है और ये यूनिपोलर और बाइपोलर क्या होता है अब हम वो देखेंगे। यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। इन यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज यूनिपोलर डिवाइसेस आर द की एलिमेंट। तो इसमें यूनिपोलर डिवाइसेस होते हैं सारे, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ यूनिपोलर डिवाइस। अब ये मॉसफेट क्या है वो आप सबने पहले पढ़ा होगा। तो ये एक बेसिक यूनिपोलर डिवाइस है in which the current flows because of only one type of charge carrier, that is either electrons or holes। तो इसमें जब करंट फ्लो होता है तो वो आइदर इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है या फिर होल्स से, यानी कि एक ही टाइप का चार्ज कैरियर यहाँ पे यूज होता है। तो इस यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज के जितने भी टाइप्स है वो सारे मॉसफेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरी है बाइपोलर लॉजिक फैमिली। Transistors and diodes are the bipolar devices in which the current flows because of both charge carriers, electrons and holes।
तो जो ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों रखते हैं टू फ्लो ऑफ करंट। तो इसीलिए इसे बाइपोलर लॉजिक फैमिली यानी कि बाइपोलर डिवाइसेस कहा जाता है। इन बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स आर यूज्ड एज ए की एलिमेंट। अब हमने जो भी टाइप्स सब टाइप्स देखे हैं तो उसके फुल फॉर्म क्या है वो अब यहाँ पे हम देखेंगे। PMOS यानी कि P channel MOSFET family. NMOS is a N channel MOSFET family. CMOS is a complementary MOSFET family. RTL is a resistor transistor logic. DCTL is a direct coupled transistor logic. IIL जिसे कहा जाता है I2L जो है integrated injection logic. DTL is a diode transistor logic. HTL is a high threshold logic. TTL is a transistor logic. ECL is a emitter coupled logic. तो इस तरह से ये सारे लॉजिक फैमिलीज के टाइप्स है जिसमें से कुछ टाइप्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीज, उसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोपोगेशन डिले जिसे स्पीड भी कहा जाता है, पावर डिसिपिएशन, फिगर ऑफ मेरिट, फैन इन फैन आउट, करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर्स, नॉइज इम्यूनिटी, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इस तरह से ये 7 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसीज। अब हम वन बाय वन इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रोपोगेशन डिले, स्पीड। The propagation delay is defined as the time required to change the output from one logic state to other logic state after input is applied. तो यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट है वो 0 से 1 या 1 से 0 कितने टाइम में हो रहा है, उसकी जो स्टेट है चेंज होने की उसका टाइम क्या है, उसे बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। जब भी हम इनपुट देते हैं तब हमारा आउटपुट चेंज होता है, तो वो इनपुट देने के बाद कितने टाइम में हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है वो जो कैलकुलेट करता है, जो भी हमारा आंसर है वो है प्रोपोगेशन डिले। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइज द स्पीड ऑफ डिजिटल फैमिली इन टर्म्स ऑफ प्रोपोगेशन डिले। इट इज डिनोटेड बाय small tp. For example, TTL logic family has TP is equal to 10 nanosecond. तो इसको डिनोट करते हैं T और P से, जो कि दोनों स्मॉल लेटर्स हैं। TTL लॉजिक फैमिली का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। सपोज वहाँ पे TP है 10 नैनोसेकेंड, स्पेसिफाइंग दैट इट टेक्स 10 नैनोसेकेंड टाइम टू चेंज द आउटपुट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी कि अब यहाँ पे TP 10 नैनोसेकेंड दिया है, इसका मतलब होता है कि जब भी हम इनपुट देंगे तो 10 नैनोसेकेंड में उसका आउटपुट हमें मिलेगा। Practically, propagation delay is calculated by measuring the two propagation delays. TPHL, that is delay required to change the output from high to low state, turn off delay, and TPLH, delay required to change from low to high, turn on delay. तो ये जो टर्न ऑन डिले एंड टर्न ऑफ डिले है उससे हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल में प्रोपोगेशन डिले कैलकुलेट करते हैं। हायर इज द प्रोपोगेशन डिले, लोअर इज द स्पीड। यानी कि अगर प्रोपोगेशन डिले ज्यादा है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट जो टाइम लग रहा है आउटपुट चेंज होने में, अगर वो ज्यादा है यानी कि क्या है, हम बोलते हैं कि ये सर्किट बहुत स्लो काम करता है, क्योंकि जैसे ही हम इनपुट देते हैं वैसे ही हमें आउटपुट नहीं मिलता है, टाइम लगता है, यानी कि सर्किट स्लो है, उसकी स्पीड कम है। सपोज 100 गेट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ईच इज प्रोड्यूसिंग TP of 10 nanosecond, then total delay is 10 into 100, 1000 nanosecond or 1 millisecond. Effectively, it lowers the speed of operation. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हमने अगर
100 गेट्स कनेक्ट किए हैं, हर एक का 10 नैनोसेकेंड टाइम है, प्रोपोगेशन डिले है, तो 100 का हो जाएगा 1000 नैनोसेकेंड प्रोपोगेशन डिले। यानी कि ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड जो है, यानी कि इनपुट देने के बाद जो आउटपुट मिल रहा है उसका जो टाइम है वो बहुत बढ़ जाता है, यानी कि सर्किट की स्पीड कम हो गई है। इस तरह से प्रोपोगेशन डिले को डिफाइन किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है पावर डिसिपिएशन। इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोपोगेशन डिले। Low power dissipation is desirable because it generates less heat and therefore it avoids cooling, power supply and cost problem. Low power dissipation हो तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितना पावर डिसिपिएशन ज्यादा उतना सर्किट ज्यादा हीट करता है। अगर पावर डिसिपिएशन कम है तो सर्किट हीट जो कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो कम होगी, तो हमें कूलिंग के लिए जो भी हमें अदर इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं उसका खर्चा कम हो जाएगा, पूरे सर्किट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए लो पावर डिसिपिएशन प्रीफर किया जाता है। लो पावर डिसिपिएशन मीन्स इट शुड ऑपरेट विथ मिनिमम वोल्टेज एंड मिनिमम करंट। द रिक्वायर्ड करंट कैन बी एडजस्टेड बाय increasing the resistance, but it increase the time because T is equal to R into C. अब लो पावर डिसिपिएशन चाहिए, यानी कि उसका एक मिनिमम वोल्टेज और करंट डिसाइड किया जाता है। अगर वो वैल्यू हमें एग्जैक्ट चाहिए तो हम वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू एडजस्ट करते हैं, पर जब भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू एडजस्ट करते हैं तो उसके हिसाब से ही टाइम जो है सर्किट का वो भी एडजस्ट होता है, क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू है R इंटू सी। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइज पावर डिसिपिएशन PD इन मिलीवैट्स, तो पावर डिसिपिएशन का यूनिट है मिलीवैट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ गेट टेक्स 2 milliampere current and it is operated with plus 5 volt supply, then its power dissipation per gate is calculated as। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन जैसा है कि यहाँ पे हमें पावर डिसिपिएशन कैलकुलेट करना है। पावर डिसिपिएशन इज इक्वल टू 2 milliampere into 5 volt इज इक्वल टू 10 millivolt। तो यहाँ पे जो भी करंट दिया था और वोल्टेज दिया था उसको हमने मल्टीप्लाई किया है और पावर डिसिपिएशन आ गया जो कि है 10 millivolt। नेक्स्ट है फिगर ऑफ मेरिट। This characteristics indicates the total performance or quality of the family. If resistance of the circuit is increased to reduce the current or power dissipation, then the propagation delay increases. तो अगर हमने सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, जो अभी हमने देखा। टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया यानी कि प्रोपोगेशन डिले ज्यादा हो गया सर्किट का। इन अपोजिट वे, if we reduce the propagation delay to make it faster by reducing the resistance, then more current is drawn by the gate, which increases the power dissipation. और इसका अपोजिट अगर हमने किया, यानी कि propagation delay हमने कम किया, सर्किट को फास्ट बनाया, तो यहाँ पे पावर डिसिपिएशन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि दोनों अपोजिट है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Therefore, both of these characteristics, propagation delay and power dissipation, are expressed in terms of figure of merit. It is defined as the product of propagation delay and power dissipation of the gate. तो figure of merit क्या है? Figure of merit is a multiplication of propagation delay and power dissipation. Figure of merit is measured in terms of picojoules. PJ. Figure of merit is equal to FM, यानी कि figure of merit is equal to TP into PD, जो है propagation delay and power dissipation का multiplication। अब TP का जो यूनिट है वो है नैनोसेकेंड और पावर डिसिपिएशन का यूनिट है मिलीवैट। जब हम नैनोसेकेंड को मिलीवैट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि नैनो 10⁻⁹ इंटू मिली 10⁻⁻3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते तो वो आ जाता है 10⁻12, यानी कि पी को। तो
फिगर ऑफ मेरिट का यूनिट है पिकोजूल्स। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड TTL, the propagation delay is 10 nanosecond. The power dissipation 10 milliwatt. Therefore, its figure of merit is 10 into 10, 100 picojoules. इस तरह से हम फिगर ऑफ मेरिट को कैलकुलेट करते हैं। The lowest figure of merit indicates the best performance. तो अगर आपको डिफरेंट फिगर ऑफ मेरिट्स दी होंगी तो उसमें से सबसे बेस्ट सर्किट, बेस्ट परफॉर्मेंस किस सर्किट का होगा? तो जिसका फिगर ऑफ मेरिट सबसे कम होता है। फैन इन, फैन आउट। द कैपेसिटी ऑफ ड्राइविंग द लोड्स ऑफ द गेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फैन आउट। फैन इन is the number of inputs to a gate. Fan out is defined as the maximum number of gates loads from the same family which are driven reliably. तो बेसिकली फैन इन और फैन आउट क्या है? फैन इन, इन यानी कि इनपुट। तो जो भी गेट होता है, गेट को हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स लगाते हैं वो है फैन इन। और फैन आउट ये होता है कि जो आउटपुट साइड है गेट की उसको और कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ गेट्स हमने लगाए हैं आउटपुट पे, वो होता है फैन आउट। फैन आउट also known as loading factor. Example, in case of TTL fan in and fan out, it is 10. That is, maximum 10 number of gates can be connected to the output terminal. Also 10 अगर फैन इन है TTL फैमिली का तो हम 10 इनपुट्स भी दे रहे हैं उस गेट को, उस पर्टिकुलर सर्किट को। ये फिगर देखो, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में फैन इन दिया है, यानी कि हमने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक इनपुट्स दिए हैं इस गेट को। और सेकेंड फिगर में फैन आउट दिया है, तो यहाँ पे जो आउटपुट है मेन गेट का उसे हमने 1 से लेके 10 तक और गेट्स ऐड किए हैं फ्रॉम द सेम फैमिली। इस तरह से फैन इन और फैन आउट को डिफाइन किया जाता है। करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर्स। Manufacturer specifies these parameters in the data book which are useful in designing of digital circuits. तो मैन्युफैक्चरर ही हमें बताता है कि करंट और वोल्टेज पैरामीटर्स क्या है। वो जो हर एक सर्किट के साथ उसकी बुक आती है उसमें सब कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए होते हैं जो एक आइडियल पैरामीटर्स होते हैं उस सर्किट के लिए। This is also known as worst case current and voltage parameters. तो ये फिगर देखो, यहाँ पे TTL फैमिली के लिए जो भी इनपुट और आउटपुट प्रोफाइल है वो दिया है, यानी कि करंट और वोल्टेज पैरामीटर्स। तो यहाँ पे वोल्टेज का डिफाइन किया है, तो इनपुट प्रोफाइल के लिए वैलिड लो इनपुट, इनवैलिड और वैलिड हाई इनपुट, इस तरह से 3 कॉलम्स है। तो जो सबसे नीचे वो 0 वोल्ट, फिर 0.8 वोल्ट, 2 वोल्ट और 5 वोल्ट है। तो 0 to 0.8 वोल्ट ये लो इनपुट्स है उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, और 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक हाई वोल्ट इनपुट्स है पर्टिकुलर सर्किट के, यानी कि वो उसकी रेंज है। इसी तरह से आउटपुट प्रोफाइल भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। वोल्टेज पैरामीटर्स, VIH मिनिमम, यानी कि VIH, I इनपुट, H हाई, तो हाई लेवल इनपुट वोल्टेज। मिनिमम इनपुट वोल्टेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गेट एज लॉजिक 1। अब ये याद कैसे रखना है, यहाँ पे हाई है यानी कि लॉजिक 1 और मिनिमम दिया है यानी कि मिनिमम, और इनपुट दिया है तो मिनिमम इनपुट वोल्टेज। जो उस नोटेशन में लिखा है उसी में से हम याद रख सकते हैं। I यानी कि इनपुट, H इज हाई, लॉजिक 1 और मिनिमम, तो मिनिमम इनपुट वोल्टेज रिकॉग्नाइज्ड बाय गेट एज लॉजिक 1। VIL मैक्सिमम, लो लेवल इनपुट वोल्टेज,
तो मैक्सिमम इनपुट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉजिक 0 क्योंकि यहाँ पे लो लेवल है। VOH मिनिमम हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज, मिनिमम आउटपुट वोल्टेज बाय लॉजिक 1, हाई है इसलिए लॉजिक 1। VOL मैक्सिमम लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज रिकॉग्नाइज्ड बाय गेट एज लॉजिक 0। आपको सिर्फ ये वोल्टेज पैरामीटर्स और करंट पैरामीटर्स, इसके नोटेशंस क्या है वो याद रखने हैं। और अगर एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा तो उसमें आप ये डिटेल्स में उसके लिख सकते हो। करंट पैरामीटर्स, IIL लो लेवल इनपुट करंट, minimum current supplied by the source to level 0. IIH high level input current, minimum current supplied by driving source to level 1. IOH high level output current, maximum current gate can deliver in level 1. IOL low level output current, maximum current gate can source in level 0. तो इस तरह से ये करंट पैरामीटर्स। नॉइज इम्यूनिटी that is noise margin, the maximum noise voltage a device can withstand without making a false change in the output। यानी कि जब भी हम इनपुट देते हैं तो उसमें सर्किट का जो इंटरनल नॉइज होता है वो ऐड होता है, हमें आउटपुट मिलता है। तो ये ऐसा मैक्सिमम वोल्टेज होता है, नॉइज वोल्टेज होता है जो कि सर्किट में ऐड होने के बाद भी हमें आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होता। हमारा आउटपुट, हमें एक पर्टिकुलर अच्छा आउटपुट मिलता है। The noise may be an external signal generated by vehicle ignition, signal generator, etc. तो ये नॉइज किस तरह से प्रोड्यूस होता है कि जो सिग्नल जनरेटर्स हम यूज करते हैं या फिर जो इग्निशन होता है सर्किट का, अलग अलग जो डिवाइसेस है उसके वजह से जो नॉइज प्रोड्यूस होता है वो। यहाँ पे ये फिगर देखो, ये TTL फैमिली का है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ पे A सर्किट है, दूसरा B है, यानी कि दो गेट्स है। अब हम यहाँ से इनपुट देते हैं तो यहाँ पे हमें 0.4 आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे 0.9 वोल्ट इनपुट जा रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 0.5 वोल्ट, यानी कि ये जो यहाँ पे नॉइज मार्जिन है वो होता है 0.5 वोल्ट। तो नॉइज मार्जिन कैलकुलेट कैसे करते हैं कि ये जो फर्स्ट आउटपुट है 0.4 वोल्ट और यहाँ पे इनपुट जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है नॉइज मार्जिन, जो यहाँ पे है 0.5 वोल्ट। इसी तरह से यहाँ पे 2.4 वोल्ट जो है वो यहाँ से हमें आउटपुट मिला, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पे 0.4 वोल्ट हो गया नॉइज मार्जिन। इस तरह से नॉइज मार्जिन, नॉइज इम्यूनिटी कैलकुलेट होती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइज द टेम्परेचर रेंज इन विच द डिवाइस ऑपरेट्स प्रॉपरली। तो ये भी मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है और हमें बताता है कि किस टेम्परेचर रेंज में ये जो हमारा सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट होगा, हीटिंग नहीं होगी, डैमेज नहीं होगा। फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस द टेम्परेचर रेंज इज 0 to 700 डिग्री सेल्सियस। For military applications, it is 55 to 125 degrees Celsius. In case of TTL 74XX series, it is for industrial and consumer applications, while 54XX series, it is for military application. तो ये जो 74XX सीरीज है वो हमारे इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाती है, जिसकी टेम्परेचर रेंज है 0 to 70 डिग्री सेल्सियस। और 54XX सीरीज जो है वो मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए है, जिसका है 55 to 125 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ऑपरेटिंग रेंज जो है वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है और ये TTL फैमिली के सीरीज है
जो इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाती है। TTL NAND गेट, ये है TTL NAND गेट की डायग्राम, सर्किट डायग्राम, जिसमें यहाँ पे हम 4 ट्रांजिस्टर्स देख सकते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4, और D1, D2, D3 ये 3 डायोड्स है। तो इस पूरे सर्किट में 3 पार्ट्स होते हैं। ये यहाँ तक है फर्स्ट पार्ट, जिसमें Q1, D1 और D2 आता है। फिर ये Q2 है और ये 2 रेजिस्टेंसेस ये आते हैं सेकेंड पार्ट में, और ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है जिसमें 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हैं वो है थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे Q1 जो है यानी कि ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर, ये AND गेट जैसा बिहेव करता है। Q2 ये इन्वर्टर जैसा बिहेव करता है, और Q3 एंड Q4 जो है वो जो अरेंजमेंट है इनकी, जो यहाँ पे ये सीरीज में इस तरह से लगे हुए हैं, उसको टोटेम पोल आउटपुट स्टेज बोलते हैं। ये जो TTL NAND गेट है, इसके एडवांटेजेस इस तरह से है कि ये वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस प्रोड्यूस करता है, और इसके वजह से यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी आउटपुट हमारा चेंज होता है उसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है, यानी कि यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले कम होता है। इस सर्किट में आपको 2 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट है कि Q3 यानी कि ये जो Q3 ट्रांजिस्टर है, ये जब भी ऑन रहेगा तब आउटपुट जो है यानी कि यहाँ से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 1 होगा, हाई होगा, और Q4 जो है वो जब ऑन रहेगा यानी कि ये नीचे वाला ट्रांजिस्टर, तब हमें आउटपुट लो मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम इस सर्किट का वर्किंग देखेंगे, तो इसके लिए हमें एक ट्रुथ टेबल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम पूरे सर्किट का वर्किंग समराइज करेंगे। तो यहाँ पे A और B जो ये है हमारे 2 इनपुट्स है, जहां से हम सर्किट को मेन इनपुट देते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 ये 4 ट्रांजिस्टर है जो यहाँ पे लगे हुए हैं, और आउटपुट जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जब भी हम A और B को 0 0 इनपुट दे रहे हैं, उस टाइम क्या होता है कि Q1 जो है वो ऑन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे देखो A और B को हमने 0 0 इनपुट दिया है तो Q1 ऑन हो जाता है। दोनों इमीटर जो पॉइंट है उसमें से कोई भी एक अगर 0 है, तब ये जो Q1 ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये ऑन होता है। अब यह जब ऑन हो गया यानी कि यह सैचुरेशन मोड में चला गया, तो उसके वजह से ये जो कलेक्टर साइड है वो लो हो जाती है। लो हो जाती है यानी कि इस ट्रांजिस्टर Q2 को इनपुट नहीं मिलता है, इसीलिए Q2 जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हो जाता है, यानी कि जब भी हम इनपुट 0 0 दे रहे हैं तो Q1 ऑन हो जाता है, Q2 ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे Q2 ऑफ है, यानी कि इसका जो इमीटर है उससे ये Q4 को इनपुट दे रहा है, Q4 के बेस को ये कनेक्टेड है। तो ये अगर ऑफ है Q2 तो Q4 भी ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी इनपुट इसे नहीं मिल रहा है, और प्लस VCC जो है वो Q3 को कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ से इसको सप्लाई मिल रहा है। तो इस वजह से Q3 जो है वो इस कंडीशन में ऑन होता है, और हमें आउटपुट में 1 मिलता है। आउटपुट में 1 क्यों मिलता है? क्योंकि हमने अभी देखा था Q3 जब भी ऑन होता है तब आउटपुट में हमें 1 मिलता है, इसी वजह से आउटपुट 1 मिल रहा है। सेम थिंग सेकेंड कंडीशन में होती है, जब A को हमने 1 इनपुट दिया है और B को 0 इनपुट दिया है। 1 0 अब इनपुट है, कोई भी एक अगर इनपुट 0 है तब यहाँ पे हमें सैचुरेशन कंडीशन मिलती है, और इसी वजह से इसका जो कलेक्टर पॉइंट है वो लो हो जाता है, यानी कि Q2 फिर से ऑफ हो जाता है, और बाकी पूरी प्रोसेस सेम होती है। Q2 ऑफ हो गया यानी कि Q4 भी ऑफ है इस टाइम में, और Q3 जो है वो ऑन रहता है, और हमें आउटपुट में 1 मिलता है। तो आपको इसका जो भी वर्किंग है वो याद रखने में आसानी होगी।
जब भी एक भी इनपुट 0 है तब पूरी प्रोसेस जो है इस टीटीएल नैंड गेट की वो सेम रहती है। अब यहाँ पे हमने ए को 0 दिया है और बी को 1 दिया है, तो उस टाइम भी Q1 जो है वो ऑन है, सैचुरेशन मोड में जाता है, और Q2 ऑफ हो जाता है, Q3 ऑन है और हमें आउटपुट में 1 मिलता है। अब कंडीशन अलग हो जाती है जब हम A और B को दोनों को भी 1 और 1 इनपुट दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 1 और 1 इनपुट दिया है। इस टाइम पे Q1 जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है वो ऑफ रहता है, और अगर ये ऑफ है यानी कि यहाँ पे ये प्लस VCC से यहाँ पे बेस को सप्लाई आ रहा है, तो Q2 जो है Q2 को बेस को यहाँ पे हमें सप्लाई मिलता है, इसीलिए Q2 इस टाइम ऑन होता है। और Q2 जब ऑन है तो इसके जो इमीटर पॉइंट है उससे हम Q4 को सप्लाई देते हैं, तो Q4 भी ऑन हो जाता है। Q4 ऑन है, उस टाइम आउटपुट हमें लो मिलता है, यानी कि यहाँ पे आउटपुट में 0 मिलता है। तो इस तरह से ये पूरा सर्किट वर्क करता है। अब यहाँ पे ये 3 डायोड्स लगाए हैं, तो इनका फंक्शन क्या है वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे D1 और D2 ये जो 2 डायोड्स है उनको क्लैंपिंग डायोड्स कहा जाता है। They avoid ringing which produce due to fast operation। और यहाँ पे ये जो 2 डायोड्स है वो इस Q1 ट्रांजिस्टर को डैमेज होने से बचाते हैं। यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, फास्ट ऑपरेशन है तो कभी डैमेज भी हो सकता है ट्रांजिस्टर, तो उसके बचाव के लिए हम यहाँ पे D1 और D2 2 डायोड्स लगाते हैं। और ये जो D3 डायोड है वो ये Q3 ट्रांजिस्टर को ऑफ करने में यानी कि ऑफ रखने में मदद करता है। डायोड का काम होता है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इनपुट या आउटपुट देता है, एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है। तो जब भी Q4 जो है वो ऑन रहेगा तब उस टाइम यहाँ से हमें आउटपुट जो है वो मिलता है। तो यहाँ से आउटपुट इस Q3 में ना जाए और वो ऑन ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे डायोड लगाते हैं, जो कि Q4 अगर ऑन है तब Q3 ऑन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये तीनों डायोड्स वर्क करते हैं, और ये पूरा TTL NAND गेट का वर्किंग है। TTL NOR गेट का वर्किंग देखेंगे। ये है TTL NAND गेट की डायग्राम। TTL NAND गेट का वर्किंग हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे हम 4 ट्रांजिस्टर्स यूज कर रहे हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब TTL NOR गेट में हमें क्या करना है, इसी डायग्राम में और 2 ट्रांजिस्टर्स को ऐड करना है। जिस तरह से यहाँ पे हमने Q1 और Q2 का कनेक्शन किया है, सेम उसी तरह से हमें 2 ट्रांजिस्टर्स इसमें ऐड करने हैं, तब हमें TTL NOR गेट की डायग्राम मिलती है। इस डायग्राम को देखो, यह है TTL NOR गेट की डायग्राम। यहाँ पे Q1 और Q3 जो कि TTL NAND गेट में थे, सेम उसी टाइप में कनेक्शन यहाँ पे है। इसी 2 ट्रांजिस्टर्स को हमने फिर से यहाँ पे भी कनेक्ट किया है, यानी कि हमने सेम टाइप में यहाँ पे और 2 ट्रांजिस्टर्स ऐड किए हैं, जो कि Q2 एंड Q4 है। अब Q1 का जो कलेक्टर टर्मिनल है वो Q3 के बेस को कनेक्टेड है। उसी तरह से Q2 का कलेक्टर टर्मिनल Q4 के बेस को कनेक्टेड है। उसके बाद जो यहाँ पे Q3 और Q4 है, उनके दोनों के कलेक्टर टर्मिनल्स को हमने एक साथ लगाया है और इमीटर टर्मिनल्स को एक साथ जॉइंट किया है, और ये दोनों इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड है, और हम यहाँ से आउटपुट लेते हैं इस सर्किट का। Q1 और Q2 इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को हम इनपुट दे रहे हैं, यानी कि इनके इमीटर टर्मिनल को हम इनपुट दे रहे हैं। अब हम इस सर्किट का वर्किंग देखेंगे। ये TTL NOR गेट है, यानी कि इसका जो आउटपुट है वो NOR के जैसा होगा। तो हम इसका ट्रुथ टेबल साथ ही में बनाएंगे, यानी कि वर्किंग और ट्रुथ टेबल दोनों एक साथ देखेंगे। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है जो कि TTL NAND गेट में भी थी। Q5 जब ऑन होता है
तब हमें आउटपुट हाई मिलता है यानी कि 1 होता है, जो कि यहाँ पे Q5 है। और जब Q6 ऑन है तब आउटपुट लो रहता है यानी कि 0 होता है। ये यहाँ पे Q6 है। अब सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि हम दोनों इनपुट्स को 0 0 इनपुट देंगे। अब जब भी हम इनपुट में दोनों को 0 देते हैं, यानी कि जब भी ट्रांजिस्टर को हम 0 इनपुट देते हैं तब ट्रांजिस्टर ऑन होता है। तो जब भी हम इन दोनों Q1 और Q2 को 0 दे रहे हैं तब Q1 और Q2 दोनों टर्मिनल्स, दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन है। वो सैचुरेशन मोड में चले जाते हैं। और अब ये दोनों ट्रांजिस्टर्स जब ऑन है तब ये जो इनका कलेक्टर टर्मिनल है वो इस Q3 और Q4 को कनेक्टेड है और यहाँ से कोई पावर नहीं जाती है, ये लो होता है कलेक्टर टर्मिनल इन दोनों का। सो इसीलिए Q3 और Q4 को बेस में कोई भी इनपुट नहीं मिलता, तो Q3 और Q4 ऑफ रहते हैं इस कंडीशन में। अब यहाँ पे Q3 और Q4 ऑफ है, यानी कि ये जो Q6 है वो भी ऑफ रहेगा क्योंकि इसको कोई भी इनपुट नहीं मिल रहा है। और इस टाइम में प्लस VCC ऑन रहता है और हमें Q5 को इनपुट मिलता है और इसी वजह से ये Q5 ऑन हो जाता है इस कंडीशन में और हमें आउटपुट में 1 मिलता है क्योंकि जब Q5 होगा ऑन तब आउटपुट हमें 1 मिलता है। इस तरह से ये फर्स्ट कंडीशन वर्क करती है। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम एक इनपुट को 0 देंगे और दूसरे इनपुट को 1। तो इसमें से अब A को हमने 0 दिया है और B को 1 दिया है, यानी कि A को 0 है तो Q1 जो है वो ऑन है, Q1 ऑन है। बट जब B को हमने 1 दिया है, इनपुट में ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल को हमने 1 दिया है, तो ये जो Q2 है वो कट ऑफ कंडीशन में जाता है और ये ऑफ होता है। अब यहाँ पे Q1 जो है वो ऑन है, इसीलिए Q3 ऑफ रहेगा जैसे पहले मैंने बताया था। बट Q2 जो है वो ऑफ है तो Q4 यहाँ पे ऑन रहता है। अब Q4 ऑन है इसीलिए इन दोनों ट्रांजिस्टर्स में से कोई भी एक ट्रांजिस्टर ऑन है, तो यहाँ पे Q6 को इनपुट मिल रहा है और Q6 इस टाइम में ऑन हो जाता है, यानी कि उसकी कंडीशन जो है वो हाई रहती है। इसीलिए आउटपुट में हमें 0 मिलता है क्योंकि इस टाइम Q6 ऑन है और Q5 ऑफ रहता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन भी वर्क करती है। इसमें भी एक जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन रहेगा, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। यहाँ पे हमने A को 1 दिया है, B को 0 दिया है, तो यहाँ पे कंडीशन उल्टी हो जाती है। Q1 जो है वो ऑफ है, इसीलिए Q3 ऑन है। Q2 जो है वो ऑन है तो Q4 ऑफ है। अब ये दोनों में से एक तो ऑन है, इसीलिए Q6 जो है वो ऑन है और आउटपुट में हमें 0 मिलता है। अब थर्ड केस जिसमें दोनों टर्मिनल्स को हमने इनपुट 1 दिया है। अब Q1 और Q2 दोनों को 1 मिला है, यानी कि यहाँ पे अब ये दोनों ट्रांजिस्टर्स जो है वो ऑफ हो जाते हैं। जब भी ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑफ है तो सेकंड ऑन है, यानी कि Q3 और Q4 अब ऑन रहते हैं। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन है, यानी कि Q6 को तो इनपुट मिलना ही है, तो यहाँ पे Q6 भी ऑन रहता है और आउटपुट में हमें 0 मिलता है। इस तरह से ये TTL NOR गेट वर्क करता है। आपको एग्जाम में इसका आंसर लिखना है, तब आपको ये ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ करना है और इसमें जिस तरह से वर्क हो रहा है, यानी कि जब A और B 0 है तब ट्रांजिस्टर Q1 ऑन रहता है, Q2 ऑन रहता है, Q3 ऑफ हो जाता है। इस तरह से आपको लिखना भी है, केस 1, केस 2 और केस 3 इन तीनों पार्ट्स में। इस तरह से ये पूरा TTL NOR गेट वर्क करता है।
ओपन कलेक्टर टीटीएल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ओपन कलेक्टर टीटीएल ये मेन सर्किट देखने से पहले हम यह सर्किट जिस सर्किट के जरिए बनाते हैं उसकी डायग्राम पहले देखेंगे। ये है टीटीएल नैंड गेट की डायग्राम, जिसमें हमने Q1, Q2, Q3 और Q4 इस तरह से 4 ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं। जब हमें ओपन कलेक्टर टीटीएल सर्किट बनाना है, उसके लिए हमें Q3 ट्रांजिस्टर को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे Q3 और Q4 ये दोनों ट्रांजिस्टर यानी कि ये पूरी जो ब्रांच है वो टोटेम पोल अरेंजमेंट है। तो जब हम इस टोटेम पोल अरेंजमेंट से Q3 को रिमूव करेंगे तो हमें हमारा ओपन कलेक्टर टीटीएल सर्किट मिलेगा। तो इस सर्किट में आप देख सकते हो हमने वहां से Q3 जो ऊपर वाला पार्ट था उसे रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे अब सिर्फ 3 ट्रांजिस्टर्स बचते हैं, Q1, Q2 एंड Q3, जिससे ये पूरा ओपन कलेक्टर टीटीएल सर्किट बन गया है। यहाँ पे 2 इनपुट्स है A और B और एक आउटपुट है जो कि हमें Q3 ट्रांजिस्टर्स के जरिए मिल रहा है। बट जब भी हमें इसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना होता है तब हम इसे इसी तरह से यूज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे Q3 के यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ता है। This can be converted into NAND gate by connecting a pull-up resistors across the output terminal. तो यहाँ पे जो भी ये हमारा आउटपुट है वहाँ पे हमें एक रजिस्टर ऐड करना है जिसे पुल अप रजिस्टर कहा जाता है। तो जब भी हम इस Q3 ट्रांजिस्टर के ऊपर एक पुल अप रजिस्टर ऐड करेंगे तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे इस रजिस्टर को हमने प्लस VCC और Q3 के दोनों टर्मिनल्स में कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस सर्किट का वर्किंग देखेंगे। तो उसके लिए हम ट्रूथ टेबल भी साथ में ही प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहली कंडीशन होगी कि हम A और B दोनों को 0-0 इनपुट दे रहे हैं। तो जब भी हम A और B को 0 इनपुट देते हैं, Q1 ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेट हो जाता है और इसी वजह से वो ऑन होता है, यानी कि उसका जो इमिटर टर्मिनल है वो और बेस टर्मिनल इन दोनों में से करंट फ्लो होता है और जो उसका कलेक्टर टर्मिनल है यानी कि उसका ये टर्मिनल जो है वहां से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो ये जो Q2 जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ रहता है। अब यहाँ पे Q2 ट्रांजिस्टर ऑफ है यानी कि Q3 ट्रांजिस्टर भी ऑफ रहता है और आउटपुट में इस टाइम हमें 1 आउटपुट मिलता है। सेकंड कंडीशन है 0 और 1। अब यहाँ पे एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट 1 है, तो यहाँ पे भी सेम ही स्टेप्स फॉलो होंगी जो फर्स्ट केस में था, यानी कि Q1 जो है वो ऑन होता है, Q2 ऑफ होता है और उसकी वजह से ही Q3 भी ऑफ होता है और आउटपुट में हमें 1 मिलता है। सेम केस अगेन, जब इनपुट्स 1 और 0 है, Q1 ऑन रहता है, Q2 एंड Q3 ऑफ होते हैं और हमें आउटपुट में 1 मिलता है। और इसके बाद जो लास्ट केस है वो है जब दोनों इनपुट्स 1 और 1 होते हैं। जब दोनों इनपुट्स 1 और 1 है उस टाइम ये Q1 ट्रांजिस्टर ऑफ होता है क्योंकि वो कट ऑफ मोड में होता है और उसी टाइम इसी वजह से Q2 जो है वो ऑन रहता है। अब यहाँ पे Q2 जो है वो ऑन है यानी कि Q3 को भी सप्लाई मिल रहा है और वो भी ऑन होता है और यहाँ पे इसी वजह से आउटपुट में हमें 0 आउटपुट मिलता है। इस तरह से ये ओपन कलेक्टर TTL NAND गेट का वर्किंग है, क्योंकि आप इस ट्रुथ टेबल में देख सकते हो ये जो पूरा ट्रुथ टेबल है यानी कि 0-0 के लिए 1, 0-1 के लिए 1, 1-0 के लिए 1 और 1-1 के लिए 0, ये हमारा NAND गेट का ट्रुथ टेबल है। सो ये जो सर्किट है पूरा ये है ओपन कलेक्टर TTL NAND गेट। इस तरह से ये ओपन कलेक्टर TTL वर्क करता है। TSL TTL नॉट गेट का वर्किंग देखेंगे। TSL यानी कि ट्राई स्टेट लॉजिक। तो ये TSL क्या होता है वो सबसे पहले हम देखेंगे।
The totem pole gate with a common pull-up resistor destroys the gates because of excess power dissipation. अब ये टोटेम पोल अरेंजमेंट हमने इससे पहले जो भी टीटीएल सर्किट्स देखे थे उसमें देखी है, और वहां पे हम जो ओपन कलेक्टर टोटेम पोल गेट है, जो टीटीएल है ओपन कलेक्टर, उसमें हम कॉमन पुल अप रेजिस्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया है कि इस वजह से गेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस पावर डिसिपिएशन, डैमेज हो सकता है वो सर्किट। यूज ऑफ ओपन कलेक्टर अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ ऑपरेशन, और ये जो ओपन कलेक्टर टीटीएल है उसके वजह से स्पीड जो है सर्किट की वर्किंग स्पीड वो भी अफेक्ट होती है। तो ये जो दो है ये डिसएडवांटेज है इस ओपन कलेक्टर टीटीएल के। टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक्स a three-state device was introduced in 1970 with totem pole output। तो ये जो ड्रॉबैक्स है, डिसएडवांटेज है, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एक न्यू सर्किट इंट्रोड्यूस हुआ इन 1970 विथ टोटेम पोल आउटपुट, जिसका नाम है थ्री स्टेट डिवाइस। दिस थ्री स्टेट्स और ट्राई स्टेट गेट्स commonly used in microcomputer systems। तो ये थ्री स्टेट या फिर उसे हम ट्राई स्टेट बोलते हैं, वो कॉमनली माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज किया जाता है। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ट्राई स्टेट लॉजिक सिस्टम इज देयर इज अ थर्ड स्टेट in addition to high and low state, which known as floating or high impedance state। तो अब अभी तक हमने जितने भी टीटीएल सर्किट्स देखे थे उसमें सिर्फ दो स्टेट्स थी, 0 या 1, बट यहाँ पे थ्री स्टेट्स होंगी जो कि हाई और लो के बीच में होती है, यानी कि फ्लोटिंग स्टेट होती है, हाई इम्पिडेंस स्टेट होती है। The advantage of tri-state is we can use a common line to connect many gates so that whenever the line is required for a particular gate, other gates can be logically disconnected with this floating state without disconnecting their physical connections। तो इस ट्राई स्टेट लॉजिक में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हमने एक और इनपुट ऐड किया है जो कि एक कॉमन लाइन होती है, सारे गेट्स को कनेक्ट करती है। तो जब हमें पर्टिकुलर किसी गेट से आउटपुट चाहिए होता है तब हम सिर्फ उसी गेट को इनेबल करते हैं और बाकी जो उस लाइन से कनेक्टेड गेट्स है उसको हम फ्लोटिंग स्टेट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल सर्किट में से वो सारे अदर जो गेट्स है जिसको हमें यूज नहीं करना है उसको डिस्कनेक्ट करने की, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा सर्किट का कनेक्शन वैसे की वैसा ही रहता है, बट सिर्फ जो गेट्स हमें यूज में नहीं है वो फ्लोटिंग स्टेट में चले जाते हैं और जितना गेट्स का आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है उसे ही हम इनेबल करते हैं और उससे हम आउटपुट लेते हैं। अब यहाँ पे इनपुट, इनेबल और आउटपुट यानी कि 3 पॉइंट्स होते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है वो ट्राई स्टेट का इन्वर्टर दिखा रहा है और दूसरा सर्किट है बफर सर्किट। तो यहाँ पे जब इनपुट 0 होगा और इनेबल भी 0 होगा उस टाइम आउटपुट जो है वो ट्राई स्टेटेड होता है, यानी कि फ्लोटिंग कंडीशन में होता है। जब इनपुट 1 है बट इनेबल 0 है तब भी आउटपुट ट्राई स्टेटेड होता है। इनपुट 0 है, इनेबल 1 है, तब आउटपुट 1 होता है। और दोनों जब इनेबल और इनपुट 1 होते हैं तब आउटपुट में हमें 0 मिलता है, यानी कि इनेबल जब भी हम 1 करते हैं तब ही हमें आउटपुट मिलता है और जब भी इनेबल 0 है तब आउटपुट ट्राई स्टेटेड होता है। ये इस पे से हमें समझ आता है। TSL TTL नॉट गेट, तो ये जो डायग्राम है वो है TSL ट्राई स्टेट लॉजिक TTL नॉट गेट। यहाँ पे भी सेम डायग्राम यूज की है हमने, बट यहाँ पे एक एडिशनल ट्रांजिस्टर है T5 जिसे एक डायोड कनेक्ट किया है और वो
इनेबल पॉइंट है इस सर्किट का। तो यहाँ पे टोटल हमने 5 ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं और एक डायोड यूज किया है जो कि इनेबल पॉइंट है। When enable is 0, the inverter is inactive. Its output state remains in the third state known as tri-state or floating. Electrically, its output is open. तो अभी हमने जो TSL का वर्किंग देखा था उसमें देखा था जब भी इनेबल 0 होता है तब आउटपुट जो है वो ट्राई स्टेटेड या फिर फ्लोटिंग होता है। तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है वहां पे कि आउटपुट जो है वो ओपन होता है। Data input is accepted only when the control enable input is high. तो जब भी enable 1 है तभी हमें इस सर्किट में इनपुट मिलता है या फिर जो भी हम इसे इनपुट दे रहे हैं वो आगे कब बढ़ता है जब इनेबल जो है वो 1 होता है। अगर इनेबल 0 है तो इनपुट आगे ही नहीं बढ़ता। वर्किंग केस 1 व्हेन इनेबल इज 0। तो फर्स्ट केस देखते हैं जहां पे इनेबल 0 है। जब इनेबल 0 है तो ये जो डायोड है वो होगा इन फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर टर्मिनल ऑफ T2 इज ऑलमोस्ट 0 सो ओपन सर्किटेड। तो ये जो T2 है उसका जो ये कलेक्टर टर्मिनल है वो 0 होगा तो वहां पे ये ओपन सर्किट हो जाता है। तो इस टाइम T3, T4, T5 कट ऑफ रीजन में चले जाते हैं। T3, T4 और T5 ये जो 3 ट्रांजिस्टर्स है वो कट ऑफ मोड में चले जाते हैं। So output is neither VCC nor at a ground. It is in high impedance or floating state. तो इस टाइम में आउटपुट फ्लोटिंग स्टेट में होता है। आपको याद रखने में आसानी होगी जब भी इनेबल 0 है तब आउटपुट तो फ्लोटिंग में ही होना है। बस आपको बीच में का कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन है कौन सा कट ऑफ मोड में होता है वो याद रखने की जरूरत है। केस 2 जहाँ पे इनपुट में हमने जो डेटा इनपुट है वहां पे 1 दिया है और इनेबल भी 1 है तो उस टाइम डायोड जो है वो रिवर्स्ड बायस में होता है और सर्किट जो है वो नॉर्मल TTL सर्किट जैसा वर्क करता है। सो यहाँ पे T1 जो है वो कट ऑफ मोड में होता है और T2 जो है वो ऑन होता है। T4 और T5 जो है वो कट ऑफ मोड में होते हैं और T3 भी ऑन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस सेकेंड केस में सिर्फ T2 और T3 ऑन होते हैं और बाकी सारे ट्रांजिस्टर्स कट ऑफ मोड में यानी कि ऑफ होते हैं और इस टाइम हमें आउटपुट में 0 आउटपुट मिलता है यानी कि ग्राउंड या फिर लो आउटपुट होता है। वी गेट इन्वर्टेड आउटपुट। तो ये जो केस 2 है इस केस में हमें इन्वर्टेड आउटपुट मिलता है। ये बात आपको जरूर यहाँ पे याद रखनी है। केस 3 व्हेन इनपुट A इज इक्वल टू 0 और इनेबल जब 1 होता है। इस टाइम ट्रांजिस्टर 1 ऑन होता है ट्रांजिस्टर 2 कट ऑफ होता है और VCC जो है वो हाई होता है यानी कि T3 और T5 दोनों भी ऑन होते हैं इस टाइम में। तो हमें आउटपुट प्लस VCC यानी कि 1 मिलता है। तो इस तरह से ये TSL TTL नॉट गेट वर्क करता है। इसके एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे। तो इसका मेन एप्लीकेशन पहले ही बताया था कि हम इसे माइक्रो कंप्यूटर में यूज करते हैं। ये फिगर देखो यहाँ पे 6 गेट्स लगाए हैं जो कि यहाँ पे अपर साइड वाले गेट्स है वो सारे इनपुट्स है और ये जो DEF लोअर गेट्स है वो है आउटपुट। यहाँ पे हर एक गेट को एक इनेबल प्रोवाइड किया है और ये जो सारे गेट्स है वो एक कॉमन लाइन को कनेक्टेड है। In computer hardware circuit, a common line is connected to different logic circuits. Suppose data is to be transferred from one device to other device, then only those two tri-state gates are enabled. अब यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर इनपुट से पर्टिकुलर आउटपुट लेना है
तो उस टाइम हम इस TSL TTL गेट का यूज करते हैं। During this data transfer, other gates are tri-stated or they are in floating state, which is equivalent to an open circuit. As shown in the figure, suppose M is equal to 1 and X is equal to 1. Then data is transferred from B input on a common bus. It is transferred to output through output D. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी हमें पर्टिकुलर गेट से इनपुट आउटपुट लेना होता है तब सिर्फ वही गेट्स हम ऑन करते हैं, ट्राइस्टेट लॉजिक यूज करते हैं और बाकी सारे गेट्स उस टाइम फ्लोटिंग कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर हमने इस x को 1 दिया और यहाँ पे m को भी 1 दिया है तो इस टाइम हमें b से इनपुट लेना है और d से आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट b से आएगा, फिर इस कॉमन बस पे आएगा और यहाँ से वो d को प्रोवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। उस टाइम ये बाकी सारे गेट्स फ्लोटिंग कंडीशन में होते हैं। अगर हमें B से इनपुट लेके F से आउटपुट लेना है तो वो B से आएगा, कॉमन लाइन से F में जाएगा और बाकी जो A, C और D, E ये जो 4 गेट्स है वो उस टाइम फ्लोटिंग कंडीशन में होंगे। मॉसफेट की जानकारी लेंगे। मॉसफेट क्या होता है, मॉस टेक्नोलॉजीज क्या है, पी चैनल एन चैनल मॉसफेट क्या है, वो इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मॉसफेट, इस वर्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके साथ ही इसका दूसरा भी फुल फॉर्म है जहाँ पे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लिखा जाता है। तो मॉसफेट के ये 2 फुल फॉर्म है, दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो भी सही होगा। अब ये जो मॉसफेट है उसे IGFET इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। अब ये इंसुलेटेड गेट क्यों कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से मॉसफेट को हम ये तीनों फुल फॉर्म से लिख सकते हैं। 2 उसके मॉसफेट के फुल फॉर्म है और एक उसका सिमिलर जो दूसरा नेम है वो है। मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन जो है कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक्चुअल मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे ये 4 टर्मिनल्स होते हैं और जो हम मॉसफेट चिप या फिर मॉसफेट डिवाइस यूज करते हैं हमारे मदरबोर्ड में डिफरेंट सर्किट्स में, वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम कंस्ट्रक्शन को डिटेल में देखेंगे। ये है कंस्ट्रक्शन डायग्राम। अगर आपको मॉसफेट के बारे में उसका कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है तो आपको इस तरह की डायग्राम ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 4 टर्मिनल्स है, सोर्स, गेट, ड्रेन और बॉडी। 4 टर्मिनल डिवाइस, सोर्स, गेट, ड्रेन, बॉडी। An oxide layer is deposited on the substrate and the gate terminal is connected to it. तो ये यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है वो एक ऑक्साइड लेयर होती है जो कि सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर हमने यहाँ पे लगाई है और इसके बाद यहाँ पे ये गेट टर्मिनल लगाया जाता है और इसी वजह से इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है मॉसफेट को, क्योंकि ये एक इंसुलेटर का काम कर रही है ये ऑक्साइड लेयर। दिस ऑक्साइड लेयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। SiO2 insulates from the substrate। तो ये जो ऑक्साइड लेयर है वो SiO2 की होती है और ये इंसुलेट करती है सबस्ट्रेट से, इसीलिए हम मॉसफेट को IGFET भी कहते हैं। In the construction of MOSFET, a lightly doped substrate is diffused with heavily doped region। तो यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम होती है और जो ये मेन रीजन है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो P टाइप और N टाइप बोलते हैं वो 2 जो टाइप्स है उसको मिला के उसका जो सैंडविच लेयरिंग है उससे मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन होता है। Depending upon the substrate used, they are called as P-type, N-type MOSFETs। तो अब P-type में कौन सा सबस्ट्रेट ज़्यादा होता है,
किससे हम पी टाइप कहते हैं और किससे हम एन टाइप कहते हैं वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि 4 टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, गेट, ड्रेन, बॉडी। यहाँ पे एक इंसुलेटेड लेयर होती है जो कि SiO2 की बनाई हुई होती है, जिसे ऑक्साइड लेयर भी कहा जाता है, और इसी वजह से मॉसफेट को आईजीफेट कहा जाता है। सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि वो पी टाइप है या एन टाइप है। सबस्ट्रेट जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है और अदर जो होता है वो हेवीली डोप्ड रीजन होता है। ये है दो टाइप्स। यहाँ पे मैंने ये सिंबल्स बताए हैं कि ये जो है ये एन चैनल मॉसफेट है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट डायग्राम में। यहाँ पे दोनों ही सिंबल्स सेम होते हैं, बस उसका जो एरो का डायरेक्शन है वो डिफरेंट होता है। तो एन चैनल में वो एरो इनसाइड आ रहा है, पी चैनल में वो बाहर जा रहा है। तो इस तरह से ये है एन चैनल मॉसफेट, ये है पी चैनल मॉसफेट। अब हम एन चैनल मॉसफेट के बारे में डिटेल में देखेंगे। यह है एन चैनल मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे ये एन चैनल बार है, यानी कि यहाँ पे हेवीली डोप्ड जो रीजन है वो एन चैनल है, और यहाँ पे पी टाइप मटेरियल लाइटली डोप्ड है, यानी कि ये यहाँ पे सबस्ट्रेट है। तो एन चैनल में एन जो है वो हेवीली डोप्ड रीजन होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से याद रख सकते हैं, जो भी चैनल का नाम है वो है हेवीली डोप्ड रीजन और दूसरा उसमें सबस्ट्रेट होता है। अब ये जो एन चैनल मॉसफेट है वो ऑन कब होता है और ऑफ कब होता है? When gate is connected to logic 1, electrons flow from source to drain and NMOS turns on. तो यहाँ पे ये जो गेट है इसे हम इनपुट देते हैं। मॉसफेट को जो भी इनपुट दिया जाता है वो गेट टर्मिनल से दिया जाता है। तो जब भी हम गेट टर्मिनल को 1 लॉजिक देते हैं, उस टाइम सोर्स से ड्रेन तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो जाता है, और इस टाइम में मॉसफेट जो है वो टर्न ऑन हो जाता है। यानी कि एनमॉस को अगर हमें ऑन करना है तो हमें गेट को 1 लॉजिक देना होता है। दूसरा है ऑफ कंडीशन। When gate is connected to logic 0, electrons are repelled and can't flow from source and drain. Current becomes 0. जब हम इस गेट टर्मिनल को 0 लॉजिक दे रहे हैं, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल हो जाते हैं, वो फ्लो नहीं हो सकते हैं सोर्स से ड्रेन को, और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलता है, करंट 0 हो जाता है। तो ये हो गई इसकी ऑफ कंडीशन। आपको यहाँ पे एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट की बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। आपको आपके एग्जाम और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी ही बातें यहाँ पे याद रखनी है। तो इस तरह से एन चैनल मॉसफेट जो है वो ऑफ कंडीशन में कट ऑफ रीजन में चला जाता है, और वहां पे कोई भी करंट और आउटपुट हमें नहीं मिलता। ये होगा हमारा एन चैनल मॉसफेट। यहाँ पे एन चैनल बार होता है, पी जो है वो सबस्ट्रेट है, गेट को जब हम 1 देते हैं लॉजिक तब ये मॉसफेट ऑन रहता है, और गेट को अगर हम 0 दे रहे हैं तब ये ऑफ रहता है। तो बस इतनी ही बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पी चैनल मॉसफेट। पी चैनल मॉसफेट भी सेम कंस्ट्रक्शन है, बस एन की जगह पे हमने पी को रिप्लेस कर दिया है। पी चैनल बार होता है यहाँ पे, और ये जो एन है वो है हमारा सबस्ट्रेट। ऑन कंडीशन, तो ये जो पी चैनल मॉसफेट है वो ऑन कब होता है? व्हेन गेट इज कनेक्टेड टू लॉजिक 0, होल्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गेट एंड देन फ्लो टू द ड्रेन, मॉसफेट इज इन सैचुरेशन रीजन। तो जब हम गेट को लॉजिक 0 दे रहे हैं, यानी कि इस टर्मिनल को जब हम लॉजिक 0 दे रहे हैं, उस टाइम पे जो होल्स है वो गेट के तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर वहां से वो ड्रेन के तरफ जाते हैं। इस कंडीशन में ये पी चैनल मॉसफेट ऑन होता है, यानी कि हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है, और ये सैचुरेशन रीजन में होता है।
तो ये तो हो गई इसकी ऑन कंडीशन। लॉजिक 0 पे ये ऑन रहता है। ऑफ कंडीशन, when gate is connected to logic 1, high voltage holes are repelled by gate, hence current can't flow through it. MOSFET is in cutoff region. तो जब हम लॉजिक 0 दे रहे हैं इस इनपुट टर्मिनल को, गेट टर्मिनल को, तब हाई वोल्टेज होल्स जो है वो रिपेल्ड होते हैं गेट की तरफ से। यानी कि जो ऑन कंडीशन थी उसमें यहाँ से हाई वोल्टेज होल्स गेट की तरफ जा रहे थे और फिर ड्रेन की तरफ, बट यहाँ पे वो गेट की तरफ नहीं जाते, रिपेल हो जाते हैं और इसी वजह से ये ऑफ रहता है और इस सिचुएशन को हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। तो जब हम यहाँ पे लॉजिक 1 दे रहे हैं तब ये ऑफ रहता है, लॉजिक 0 दे रहे हैं तब ये ऑन रहता है। तो इस तरह से पी चैनल और एन चैनल मॉसफेट्स वर्क करते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ इतनी सिंपल बातें ही याद रखनी है, ज़्यादा इसकी डीप में स्टडी नहीं करनी है। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको आपके आगे के जो टॉपिक्स है उसमें लगने वाली है वो यहाँ पे सारी कवर की गई है। तो आप सिर्फ इतना ही यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे याद रखने हैं। स्विचिंग कंडीशंस, तो ये जो पी चैनल और एन चैनल मॉसफेट्स है इनको कौन सा इनपुट देने के बाद वो ऑन रहते हैं और ऑफ रहते हैं वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो सीमॉस टेक्नोलॉजीज है जहाँ पे हम डिफरेंट सर्किट्स देखेंगे वहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये पता हो तो आप उसका वर्किंग बहुत ही इजीली लिख सकते हो। तो अगर हमने जो भी गेट है उसे अगर 0 वोल्ट वोल्टेज दिया है उस टाइम पे एन चैनल जो है वो ऑफ रहता है, पी चैनल जो है वो ऑन रहता है। यानी कि जब भी हम 0 देते हैं पी चैनल ऑन होता है। सिंपल आपको इतना ही याद रखना है। दोनों दोनों याद रखना ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक कंडीशन आप याद रख सकते हो। तो सिंपली आपको ऑन की कंडीशन याद रखनी है दोनों के लिए। इनपुट में अगर 0 है तो पी चैनल ऑन रहता है और इनपुट में अगर 1 है तो एन चैनल ऑन रहता है। इस तरह से हम दोनों को याद रख सकते हैं। अब ये जो पी चैनल और एन चैनल मॉसफेट्स हैं ये हमें जो आगे के सर्किट से उसमें यूज करने हैं। तो वहां पे हम इस तरह के सिंबल्स का यूज करने वाले हैं। तो एन मॉस के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, पी मॉस के लिए ये। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एन मॉस में यहाँ पे हमने नॉट गेट नहीं लगाया है, पी मॉस में लगाया है। तो हम दोनों में से किसी एक सर्किट को याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप पी मॉस को याद रख सकते हो, पी यानी कि पॉइंट, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिया है। तो ये हो गया हमारा पी मॉस यानी कि पी चैनल मॉसफेट। या फिर आप एन मॉस को भी याद रख सकते हो, एन यानी कि नॉट, तो यहाँ पे नॉट नहीं है। या फिर एन यानी कि नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप आपका लॉजिक लगा के किसी भी आइडिया से इन दोनों में से किसी एक सिंबल को याद रखो, दूसरा सिंबल उसका अपोजिट होगा। तो आगे के जो भी सर्किट्स है, जो भी सीमॉस टेक्नोलॉजीज है हम देखने वाले हैं, उसमें ये 3-4 पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखने हैं। इनपुट अगर 0 है तो पी चैनल ऑन रहेगा, इनपुट अगर 1 है तो एन चैनल ऑन रहेगा। यह है एनमॉस का सिंबल, यह है पीमॉस का सिंबल। सीमॉस लॉजिक, तो यह है हमारा सीमॉस का बेसिक सर्किट डायग्राम। सीमॉस एक्चुअल में होता क्या है? पी चैनल एंड एन चैनल मॉसफेट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे हमने एक पी चैनल मॉसफेट और एक एन चैनल मॉसफेट सीरीज में कनेक्ट किया है। आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कॉमन पॉइंट ऑफ ड्रेन। तो यहाँ पे ये जो दोनों मॉसफेट्स है उनका जो ड्रेन है उसको हमने कनेक्ट किया है, उनके कॉमन पॉइंट से हमने आउटपुट लिया है और जो इनपुट है वो हमने उन दोनों के गेट को कनेक्ट करके उसके कॉमन पॉइंट से दिया है। तो इस तरह से हम सीमॉस का जो बेसिक सर्किट है वो बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक पीमॉस एक एनमॉस
सीरीज में कनेक्ट किया है, दोनों के ड्रेन को कॉमनली आउटपुट दिया है और दोनों के गेट को कॉमनली इनपुट दिया है। ये हो गया सिंपल और बेसिक CMOS लॉजिक का डायग्राम। अब हम देखेंगे CMOS इन्वर्टर क्या होता है, एक्चुअल में वो वर्क कैसे करता है। तो जो अभी हमने सिंपल लॉजिक सर्किट देखा था वही यहाँ पे हमने यूज किया है CMOS इन्वर्टर में। ये है हमारा P चैनल मॉसफेट, ये है N चैनल मॉसफेट, जिसे हमने Q1 और Q2 इस तरह से नाम दिए हैं। यह VDD, यहाँ पे हमने इसे रेफरेंस में कनेक्ट किया है यानी कि ग्राउंड किया है। इन दोनों का जो ड्रेन है वहां से हमने V आउटपुट लिया है और दोनों के गेट टर्मिनल को हम V इनपुट देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो Q1 है वो PMOS है और PMOS ऑन कब होता है, जब हम इनपुट में 0 इनपुट देते हैं। Q2 जो है वो NMOS है और वो ऑन कब होता है, जब हम इनपुट में 1 देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमें हमेशा याद रखनी है। अब हम टेबल में समराइज करेंगे कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उस टाइम कौन सा मॉसफेट ऑन रहेगा और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, और इससे हम इन्वर्टर ये किस तरह से बनता है, इन्वर्टर जैसे किस तरह से काम करता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 ही कंडीशंस आएगी, क्योंकि इनपुट जो है वो सिर्फ एक है, तो हम या तो 0 दे सकते हैं या तो 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 0 और 1। अब फर्स्ट कंडीशन में हमने V इनपुट को 0 दिया है। अब 0 देते हैं तब कौन सा मॉसफेट ऑन रहता है, PMOS, यानी कि ये जो PMOS है वो ऑन होगा इस 0 वाले कंडीशन पे। तो यहाँ पे PMOS ऑन रहेगा, NMOS ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे हमने वो लिख लिया Q1 ऑन Q2 ऑफ। अब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, अब जो भी मॉसफेट ऑफ रहता है यानी कि वहां पे ओपन स्विच हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो मॉसफेट है वो ऑफ है, तो यहाँ से कुछ भी पास नहीं हो रहा है, कोई आउटपुट हमें नहीं मिलने वाला है, करंट नहीं है, वोल्टेज नहीं है। तो इस तरह से ये जो है ये सर्किट में नहीं ही है ऐसा अज्यूम हो जाता है। तो आउटपुट में हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा। हम यहाँ पे VDD को जो भी वैल्यू देते हैं, 1 2 जो भी वोल्टेज दे रहे हैं वो हमें आउटपुट में मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे सपोज किया है 1, तो VDD से हमें आउटपुट में हाई आउटपुट लॉजिक मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलने वाला है 1, जो कि इस VDD से आ रहा है, क्योंकि ये ऑन है मॉसफेट, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है। इस तरह से ये 0 पे वर्क करता है। अब हमने यहाँ पे 1 दिया है, तो उस टाइम NMOS जो है वो ऑन रहेगा, यानी कि अब ये जो लोअर पार्ट है इस सर्किट का वो ऑन है और ये जो PMOS है वो ऑफ है। तो जब हम 1 दे रहे हैं NMOS ऑन हो गया, यानी कि यहाँ से कंडक्शन हो रहा है। तो हमें आउटपुट में यहाँ पे इस ग्राउंड का आउटपुट मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा आउटपुट में। और यहाँ पे ये जो Q2 है वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये ओपन सर्किटेड है, यहाँ पे अब कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, आउटपुट यहाँ से हमें मिलने ही नहीं वाला है। तो यहाँ पे इस तरह से Q1 ऑफ है, Q2 ऑन है। अब ये जो Q2 है वो ऑन है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे ये जो पाथ है यहीं से हमें आउटपुट मिलना है। ये तो यहाँ पे ग्राउंड को कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में 0 आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से फर्स्ट कंडीशन में देखो हमने इनपुट में 0 दिया था तो हमें हाई आउटपुट मिला था, यानी कि 1 आउटपुट मिला था। हमने इनपुट में 1 दिया था, उस टाइम हमें आउटपुट 0 मिला था, यानी कि वो अपोजिट आउटपुट दे रहा है, इन्वर्ट कर रहा है कंडीशंस को। इसी तरह से इस हम पूरे सर्किट को CMOS इन्वर्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनपुट का अपोजिट हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से ये पूरा CMOS इन्वर्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। CMOS NOR का बेसिक कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे हमने PMOS और NMOS यूज करके CMOS NOR बनाया है। यहाँ पे Q1 और Q2 हमारे
पी मॉसफेट्स है पी चैनल मॉसफेट्स, और ये पी मॉस ऑन कब होते हैं? जब हम उसे जीरो इनपुट अप्लाई करते हैं। उसी तरह से Q3 और Q4 जो है वो NMOS है, और NMOS ऑन होते हैं जब हम उन्हें इनपुट में 1 इनपुट दे रहे हैं। यानी कि PMOS के लिए हमें लॉजिक 0 चाहिए, NMOS के लिए हमें लॉजिक 1 चाहिए। अब हम इसका वर्किंग देखेंगे, जो कि एक टेबल में समराइज्ड है, और यहाँ पे A और B दो ही इनपुट्स हमने यूज किए हैं। Q1 और Q3 को हमने A इनपुट दिया है, Q2 और Q4 को हमने B इनपुट दिया है। तो यहाँ पे हमने A, B, Q1, Q2, Q3, Q4 और V आउटपुट इस तरह से कॉलम बना लिए हैं। अब इनपुट 2 है, इसीलिए यहाँ पे 4 कंडीशंस हमें मिल रही है, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। सबसे पहले हम 0 0 कंडीशन को देखेंगे। A को हमने 0 दिया है और B को भी हमने 0 दिया है। उसी तरह से यहाँ पे भी A को 0 है, B को भी 0 है। अब Q1 और Q2 PMOS है, यानी कि अगर हम उसे लॉजिक 0 अप्लाई कर रहे हैं, उसी टाइम वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे Q1 और Q2 वर्किंग कंडीशन में है, ऑन है। बट Q3 और Q4 को लॉजिक 1 चाहिए, हमने अभी दिया है 0, इसीलिए Q3 और Q4 ऑफ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q1 Q2 ऑन, Q3 Q4 ऑफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, ये वाला सर्किट तो ऑफ हो गया, बट यहाँ से VDD का जो भी इनपुट होगा वो हमें आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ऑन है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे लॉजिक 1 आउटपुट मिल रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन है, A और B को हमने 0 और 1 दिया है। A को दिया है 0, यानी कि Q1 को हमने 0 दिया है, Q1 यहाँ पे ऑन है, बट B को हमने यहाँ पे 1 दिया है। ये तो PMOS है, PMOS लॉजिक 1 के लिए ऑफ होता है, इसीलिए ये जो B है, Q2 है, ये ऑफ रहेगा इस वाले कंडीशन में। Q3 को हमने A इनपुट दिया है, यानी कि 0 इनपुट दिया है, ये NMOS है, इसीलिए ये भी ऑफ रहेगा। और यहाँ पे Q4 को हमने 1 दिया है इनपुट में, और इसीलिए यहाँ पे NMOS है, ये ऑन रहेगा। तो यहाँ पे Q1 और Q4 ये दोनों ही ऑन है, Q2 और Q3 ये दोनों भी ऑफ है। अब ये Q1 ऑन है बट Q2 ऑफ है, इसीलिए ये जो पाथ है ये कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में ये VDD से कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे ये जो Q3 है ये ऑफ है, Q4 ऑन है, दोनों में से एक ऑन है। ये जो पाथ है ग्राउंड के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमें आउटपुट में 0 आउटपुट मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, A को हमने 1 दिया है और B को 0 दिया है। तो यहाँ पे Q1 को हमने 1 दिया है, तो Q1 PMOS है, इसीलिए वो ऑफ रहेगा। बट B को हमने यानी कि Q2 को हमने यहाँ पे 0 दिया है, तो ये जो Q2 है वो इस वाले कंडीशन में ऑन रहेगा। Q3 जो है उसे हमने दिया है 1, तो ये Q3 है NMOS, इसीलिए ये ऑन रहेगा, और Q4 को हमने 0 दिया है, तो ये ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन मिल रही है, Q1 और Q4 यहाँ पे ऑफ है, Q2 और Q3 यहाँ पे ऑन है। तो यहाँ पे फिर से सिमिलर कंडीशन हमें दिख रही है, एक यहाँ पर जो PMOS है वो ऑन है, दूसरा ऑफ है, इसीलिए ये जो पाथ है ये कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे सर्किट में कुछ भी काम का नहीं है। VDD से जो भी इनपुट आ रहा है वो आउटपुट में हमें नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे Q3 और Q4 में से Q4 ऑफ है बट Q3 तो ऑन है, तो ये जो V आउटपुट से लेके ये ग्राउंड तक का ये पाथ है ये कंप्लीट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे भी आउटपुट में 0 आउटपुट मिलने वाला है।
अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, हमने ए और बी दोनों को 1 1 दिया है, यानी कि यहाँ पे भी 1 इनपुट है, यहाँ पे भी 1 इनपुट है। अब nmos जो है वो लॉजिक 1 के लिए ऑन होता है और pmos तो ऑफ होता है। तो ये जो दोनों ही Q1 और Q2 है ये ऑफ रहेंगे इस कंडीशन में, और Q3 Q4 जो है ये दोनों ही ऑन रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q1 और Q2 ऑफ, Q3 और Q4 ऑन। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला सर्किट इस सर्किट में है ही नहीं, इस तरह से हम इसे अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा ऑफ है, बट Q3 Q4 ऑन है, ये पाथ कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें आउटपुट में 0 आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से हमें 1 0 0 0 आउटपुट मिल रहा है इन सारे कंडीशंस के लिए। अब ये जो आउटपुट है वो नॉर गेट का जो आउटपुट होता है उससे एग्जैक्ट सिमिलर है, सेम आउटपुट है, इसीलिए हम इस पूरे कंस्ट्रक्शन को CMOS नॉर कहते हैं और CMOS नॉर कुछ इस तरह से वर्क करता है। CMOS NAND, CMOS NAND जो है उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है। यहाँ पे हमने PMOS और NMOS दोनों टाइप्स के MOSFET का यूज किया है और पूरा कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ पे ये जो Q1 और Q2 है वो हमारे PMOS है, और PMOS कब ऑन होते हैं उसकी बेसिक कंडीशन क्या है, जब हम उसे लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं। उसी तरह से Q3 और Q4 जो है वो NMOS सर्किट्स है, और वो जब लॉजिक हम हाई अप्लाई करते हैं, लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, तभी ऑन होते हैं, वर्किंग कंडीशन में होते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 इनपुट्स दिए हैं A और B, यानी कि 4 कंडीशंस आएंगी। तो अब हम चारों कंडीशंस के लिए उसका ट्रुथ टेबल यानी कि उसकी जो वर्किंग है वो टेबल के जरिए देखेंगे। अब यहाँ पे हमने टेबल इस तरह से क्रिएट किया है। A और B 2 इनपुट्स है, 4 हमारे मॉसफेट्स है, Q1, Q2, Q3, Q4, और यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे हर एक कंडीशन के लिए। बेसिकली 4 कंडीशंस आएंगी क्योंकि हमने 2 इनपुट्स दिए हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सबसे पहले हम 0 0 के लिए देखेंगे। A को भी हमने 0 दिया है, B को भी 0 दिया है। उसी तरह से यहाँ पे भी A और B को हमने 0 इनपुट दिया है। अब PMOS कब ऑन होता है, जब हम उसे लॉजिक 0 अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इस सर्किट में ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऑन रहेगा 0 0 के कंडीशन के लिए, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो ओपन सर्क्यूटेड होगा यानी कि ऑफ रहेगा। तो जब भी हम A और B को 0 दे रहे हैं, हमें इस ऊपर वाले पार्ट से आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो भी VDD को इनपुट है वो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा, और ये नीचे वाला पूरा ओपन सर्क्यूटेड पार्ट रहेगा और इसीलिए यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जब भी A और B को 0 दिया गया है तब VDD का जो भी इनपुट है वो हमें आउटपुट में दिखेगा। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, Q1 और Q2 ऑन रहेंगे, Q3 और Q4 ऑफ रहेंगे, और हमें आउटपुट में मिलेगा 1 क्योंकि यहाँ पे VDD का आउटपुट हमें मिल रहा है। तो इस तरह से 0 0 के कंडीशन के लिए ऊपर वाला पार्ट वर्किंग में रहेगा और आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। अब नेक्स्ट है 0 और 1। A को हमने 0 दिया है, B को हमने 1 दिया है। यहाँ पे भी A को 0 दिया है, B को 1 दिया है। PMOS के लिए 0 के लिए वो ऑन रहेगा और NMOS में वो 1 के लिए ऑन रहेगा। अब यहाँ पे 0 दिया है A को, तो यहाँ पे ये जो Q1 है वो ऑन रहेगा। Q2 को हमने दिया है 1 यानी कि वो ऑफ रहेगा। Q3 जो है वो A है, A को हमने 0 दिया है यानी कि यहाँ पे ये Q3 भी ऑफ रहेगा, और B को हमने 1 दिया है यानी कि Q4 यहाँ पे ऑन रहेगा। तो इस तरह से Q1 और Q4 ये दोनों यहाँ पे ऑन रहेंगे, Q2 और Q3 ऑफ रहेंगे। अब यहाँ पे देखो ये ऑन है,
और ये ऑन है। बट यहाँ पे ये ऑफ है दोनों, यानी कि ये ओपन सर्किट है। तो यहाँ से जो भी ये कनेक्शन है इस इनपुट को इस आउटपुट को यहाँ पे, ये तो ओपन सर्किट है, इसीलिए ये कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये VDD से V आउटपुट तक का रास्ता ये ऑन है, यानी कि यहाँ से ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। बट ये जो B है, Q2 है, ये ऑफ है। तो यहाँ पे ओपन सर्किट है, कुछ भी यहाँ से फ्लो नहीं होगा। बट ये A जो है ये तो क्लोज सर्किट है, Q1 जो है वो ऑन है। तो हमें यहाँ पे आउटपुट में फिर से आउटपुट 1 मिलेगा। तो इस तरह से दूसरी वाली जो कंडीशन है उसमें भी हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमने A को 1 दिया है और B को 0 दिया है। तो यहाँ पे फिर से PMOS कब ऑन होता है? 0 के लिए। NMOS ऑन होता है 1 के लिए। तो यहाँ पे ये जो A है वो ऑफ रहेगा, B है वो ऑन रहेगा, Q3 जो A है यहाँ पे वो ऑन रहेगा क्योंकि ये NMOS है, और यहाँ पे ये B ऑफ रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे Q1 और Q4 ऑफ है, Q2 और Q3 ऑन है। एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन हो गई। बट फिर भी यहाँ पे क्या होता है, अब ये यहाँ पे Q4 ऑफ है, यानी कि ये ओपन सर्किट है। यहाँ पे Q3 जब भी ऑन है तब भी इसका जो सर्किट है वो यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। बट ये ऊपर वाले कंडीशन में A जो है वो ऑफ है, यानी कि ये ओपन सर्किट है, पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा। बट B है वो ऑन है, तो ये Q2 जो है इसका पाथ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और आउटपुट में हमें 1 आउटपुट मिलने वाला है। तो इस तरह से 1 और 0 के कंडीशन के लिए भी हमें आउटपुट में 1 आउटपुट मिलता है। अब नेक्स्ट है A और B को हमने 1 और 1 इनपुट दिया है। तो यहाँ पे PMOS जो है वो ऑफ रहेंगे, क्योंकि PMOS कब ऑन होते हैं? जब हमने इनपुट में उन्हें 0 दिया है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला सर्किट है वो ऑफ हो जाएगा और ये नीचे वाला पूरा सर्किट अब वर्किंग में आ गया है, क्योंकि NMOS ऑन होते हैं जब हम उन्हें 1 देते हैं इनपुट में। तो इस तरह से यहाँ पे Q1 और Q2 ऑफ रहेंगे, Q3 और Q4 ऑन रहेंगे। तो ये नीचे वाला जो रेफरेंस है, जो हमारा ग्राउंड है, वो अब हमें आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि ये पूरा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और ये ऊपर वाला पार्ट ओपन सर्किटेड है। तो इस तरह से अब हमें आउटपुट में मिलने वाला है 0। तो यहाँ पे इस सर्किट में हमें जो आउटपुट मिल रहा है 1 1 1 0 चारों कंडीशंस के लिए, वो एग्जैक्टली इक्वल है हमारे NAND गेट के साथ। NAND गेट का वर्किंग भी इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे हमने PMOS और NMOS दोनों टाइप्स के MOSFET को यूज करके NAND गेट का सर्किट बनाया है, जिसे हम CMOS NAND गेट कहते हैं। कंपैरिजन ऑफ CMOS एंड TTL। तो सबसे पहला है फैमिली। CMOS है वो यूनिपोलर फैमिली है और TTL है बाइपोलर फैमिली। बेसिक गेट्स। CMOS का जो बेसिक गेट है वो इन्वर्टर होता है, TTL में होता है NAND। सर्किट। CMOS को हम ट्रांजिस्टर कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट जो बेसिक है उसका वो बोलते हैं, और TTL है ट्रांजिस्टर सर्किट्स। स्पीड ऑफ ऑपरेशन। CMOS जो है वो थोड़ा स्लो काम करता है, TTL की स्पीड ज़्यादा होती है। प्रोपोगेशन डिले। CMOS का प्रोपोगेशन डिले है 50 नैनोसेकेंड्स, TTL का है 10 नैनोसेकेंड्स। नॉमिनल सप्लाई वोल्टेज। CMOS का नॉमिनल सप्लाई वोल्टेज 3 से लेके 15 वोल्ट तक का होता है, बट TTL को हम 5 वोल्ट का नॉमिनली सप्लाई वोल्टेज देते हैं। फिगर ऑफ मेरिट। CMOS के लिए है 0.002 और TTL के लिए है 100। वायर्ड कलेक्टर कैपेबिलिटी। CMOS की है विथ ट्राइस्टेट आउटपुट और TTL की है विथ पैसिव पुल अप।
नॉइज इम्यूनिटी सीमॉस के लिए है वेरी गुड टू एक्सीलेंट, बट टीटीएल के लिए है गुड, यानी कि सीमॉस की जो नॉइज इम्यूनिटी है वो ज़्यादा है टीटीएल के मुताबिक। कैपेबिलिटी विथ अदर फैमिलीज नो बट कंपैटिबल विथ टीटीएल फॉर 5 वोल्ट सप्लाई। तो ये जो सीमॉस है वो अदर जो फैमिलीज है उनके साथ कंपैटिबल नहीं होता, बट अगर हम उसे 5 वोल्ट का टीटीएल दे रहे हैं उसके साथ वो कंपैटिबल हो सकता है। उसी तरह से टीटीएल जो है वो डीटीएल वीडीडी 5 वोल्ट सप्लाई के साथ कंपैटिबल होता है। अवेलेबल फंक्शंस सीमॉस के जो फंक्शंस है वो बहुत ज़्यादा है, हाई है, और टीटीएल के उससे भी ज़्यादा है। फैन इन फैन आउट सीमॉस के लिए ग्रेटर देन 50 है और टीटीएल के लिए 10 है। पावर डिसिपिएशन सीमॉस का वेरी लो यानी कि 10 नैनोवैट में है, टीटीएल का वेरी हाई यानी कि 10 मिलीवैट्स में है। नंबरिंग सिस्टम 74CXX यानी कि जो भी यहाँ पे उसका जो पर्टिकुलर नंबर है वो होगा, बट वो स्टार्ट 74C से होता है सीमॉस के लिए, और टीटीएल जो है वो सिर्फ 74 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे उसका आगे का आईसी नंबर। इस तरह से हम सीमॉस और टीटीएल को नंबर्स देते हैं। और यहाँ पे ये पूरे टोटल कंपैरिजन पॉइंट्स है सीमॉस और टीटीएल के। इसमें से आप जो भी आपको इजी लगते हैं वो याद रख सकते हो। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप 4 लिख सकते हो, 4 मार्क्स के लिए आए तब वहाँ पे आप 8 लिख सकते हो। ये आप डिफरेंस में भी यूज कर सकते हो सीमॉस और टीटीएल के, या फिर कंपैरिजन में भी यूज कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।